हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे मानव का अध्यावरणीय तंत्र और इसमें हमने देखा था कि मानव का अध्यावरणीय तंत्र त्वचा और त्वचा के व्युत्पन्न से मिलकर बना होता है। पिछले पार्ट में हमने त्वचा के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ते हैं त्वचा के व्युत्पन्न। त्वचा के व्युत्पन्न डेरिवेटिव्स ऑफ स्किन। त्वचा के व्युत्पन्न में एक तो रोम और दूसरा पार्ट होता है त्वक ग्रंथियां। इनको त्वचा के व्युत्पन्न इसलिए कहते हैं क्योंकि इनकी उत्पत्ति त्वचा से होती है। रोम और त्वक ग्रंथियां ये दोनों त्वचा से उत्पन्न होते हैं। आज हम रोम की संरचना के बारे में अध्ययन करते हैं। रोम त्वचा से व्युत्पन्न होते हैं और रोम हैं उनकी उत्पत्ति त्वचा के अधिचरम स्तर में, जो सबसे आंतरिक स्तर होता है जिसको स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम या अंकुरण स्तर कहते हैं, उससे होती है। रोम की उत्पत्ति अंकुरण स्तर से होती है। स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम से होती है। रोम है उसके रोम के निम्नलिखित भाग होते हैं। सबसे पहला भाग रोम पुटक। हेयर फॉलिकल। रोम पुटक है ये त्वचा के चरम स्तर या डर्मिस लेयर के अंदर उपस्थित होता है। रोम का जो आंतरिक भाग जिसको जड़ कहते हैं, रोम की जड़ जिस भाग में स्थित होती है उसको रोम पुटक कहते हैं। रोम पुटक एक थैलेनुमा संरचना होती है जिसकी भित्ति के अंदर दो स्तर होते हैं। बाहरी स्तर तंतुमय स्तर होता है जिसकी उत्पत्ति चरम स्तर से होती है और आंतरिक स्तर कोशिकीय स्तर होता है जिसकी उत्पत्ति होती है अंकुरण स्तर से। रोम पुटक थैलेनुमा संरचना होती है। यह चरम स्तर में उपस्थित होती है। चरम स्तर में उपस्थित होते हैं। इसमें रोम की जड़ उपस्थित होती है, रोम की मूल उपस्थित होती है या हेयर रूट उपस्थित होती है। इसकी भित्ति में दो स्तर होते हैं। बाहरी स्तर तंतु में होता है
जिसकी उत्पत्ति चरम स्तर से होती है। और आंतरिक स्तर कोशिकीय होता है, सेलुलर होता है। जिसकी उत्पत्ति अंकुरण स्तर से होती है। इसके बाद रोम का दूसरा भाग होता है रोम पेपिला या हेयर पेपिला। दूसरा पार्ट रोम पेपिला। रोम पेपिला बोलते हैं जो रोम होता है उसका रोम पुटक में स्थित भाग, जिसको रोम मूल कहते हैं। रोम मूल है, उसके आधार भाग में रक्त केशिकाओं का एक गुच्छा उपस्थित होता है, जिसको रोम पेपिला कहते हैं। और रोम पेपिला है, ये रोम होते हैं या हेयर्स होते हैं, उनको पोषण प्रदान करने का कार्य करते हैं। रोम की जड़ के आधार भाग में रोम पुटक में स्थित रक्त केशिकाओं का गुच्छा रोम पेपिला कहलाता है। यह रोम को पोषण प्रदान करता है। न्यूट्रिशन का कार्य करता है। इसके बाद में थर्ड पार्ट रोम की जड़, रूट हेयर। रोम की जड़ या मूल, रूट ऑफ हेयर। रूट ऑफ हेयर किसको कहते हैं? अभी बताया था कि जो रोम होता है उसका वह भाग जो रोम पुटक में स्थित होता है उसको रोम की जड़ कहते हैं। रोम पुटक में स्थित रोम का भाग रोम की जड़ कहलाता है। इसके बाद में चौथा पार्ट जिसको कहते हैं रोम कांड या हेयर शाफ्ट। रोम है उसका त्वचा से बाहर निकला हुआ भाग है, उसको रोम कांड या हेयर शाफ्ट कहते हैं, जो बाहर से दिखाई देता है। रोम कांड
हेयर शाफ्ट। रोम का त्वचा से बाहर निकला हुआ भाग रोमकांड कहलाता है। रोमकांड की यदि हम संरचना देखें तो यदि इसकी टीएस काट के देखें तो हम देखते हैं कि इसमें 3 स्तर होते हैं। सबसे बाहर एक पतला एक कोशिकीय स्तर होता है जिसको क्यूटिकल या उपत्वचा कहते हैं। उसके जस्ट नीचे दूसरा एक मोटा स्तर होता है जिसको कॉर्टेक्स कहते हैं। और कॉर्टेक्स स्तर की कोशिकाओं के अंदर पिगमेंटेड सब्सटेंस भरा होता है, रंगा पदार्थ भरा होता है, जो कि बालों को रंग प्रदान करता है। यदि रंगा पदार्थ है या रंगा कण है, इनकी कमी हो जाती है तो वलकुट की कोशिकाओं में हवा भर जाती है, जिसके कारण बाल सफ़ेद रंग के दिखाई देते हैं। और तीसरा भाग होता है जो सबसे अंदर होता है, उसको कहते हैं मध्यांश भाग, जो केंद्रीय भाग होता है, और ये रोम का अक्ष है उसका निर्माण करता है। रोम कांड के 3 भाग होते हैं। सबसे बाहरी भाग को कहते हैं उपत्वचा या क्यूटिकल। यह सबसे बाहरी एक कोशिकीय पतला स्तर होता है। दूसरा जो पार्ट होता है उसको कहते हैं वलकुट या कॉर्टेक्स। यह मध्य मोटा स्तर होता है। जिसमें बहुकोणीय सेल्स होती हैं, कोशिकाएं होती हैं। वलकुट की कोशिकाओं में रंगा पदार्थ या रंगा कण उपस्थित होते हैं। वलकुट की सेल्स में रंगा कण उपस्थित होते हैं। यदि रंगा कण अनुपस्थित हो तो इन सेल्स में, इन कोशिकाओं में हवा भर जाती है, जिसके कारण रोम सफ़ेद हो जाते हैं। और तीसरा इसका भाग होता है, पहला भाग उपत्वचा, दूसरा वलकुट और तीसरा होता है मध्यांश, मेडुला। यह केंद्रीय भाग होता है।
और यह रोम का अक्ष बनाता है। इसके बाद रोम का अगला भाग एरेक्टर पिलाई पेशियाँ। इरेक्टर पिलाई मसल्स, ये रोम पुटक है उसके पास चरम भाग में स्थित होती हैं और रोम है उनकी मोमेंट गति के लिए उत्तरदायी होती हैं। जब इनमें संकुचन होता है तो रोम हैं वो इरेक्ट हो जाते हैं अर्थात खड़े हो जाते हैं। ये रोम पुटक के पास स्थित होती हैं। ये अरेखित पेशियां होती हैं। और ये रोम की गति के लिए उत्तरदायी होती हैं। जब इनमें संकुचन होता है तो रोम इरेक्ट हो जाते हैं यानी खड़े हो जाते हैं। तो ये थी रोम की संरचना। इसके बाद में नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे त्वक ग्रंथियों के बारे में। थैंक यू।